दोस्तों, गरीब किसानों के लिए सरकार की ओर से जो पैसा आता है उसे किसानों के बीच बांटने का काम बैंक मैनेजर के जिम्मे होता है। लेकिन जब एक गरीब किसान उस पैसे को निकालने के लिए बैंक जाता है तो बैंक मैनेजर कहता है कि उसकी पेमेंट होल्ड कर दी गई है। अगर उसे पैसा चाहिए तो उसे मैनेजर को कुछ पैसे देने होंगे। यह सुनकर गरीब किसान कहता है, जब यह पैसा हमारा है और सरकार ने हमारे लिए भेजा है तो आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। इस पर बैंक मैनेजर उसे अलग अलग कानून समझाने लगता है। जब किसान अपनी बात पर अड़ा रहता है तो मैनेजर उसे डराने धमकाने लगता है, उल्टा सीधा बोलता है और उसे वहां से भगा देता है। लेकिन वह गरीब किसान थोड़ा पढ़ा लिखा था। घर लौटकर जब उसने अपने पिता को यह बात बताई तो पिता ने उसे एक सलाह दी। इसके बाद वह किसान अपने जिले के डिप्टी कलेक्टर साहब के पास पहुंच जाता है। अब दोस्तों, वहां जाने के बाद वह गरीब किसान डिप्टी कलेक्टर साहब को पूरी बात बताता है। जब डिप्टी कलेक्टर साहब उसकी पूरी बात सुनते हैं तो वह भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, डिप्टी कलेक्टर साहब उस गरीब किसान से कहने लगते हैं, मैं तुम्हारे साथ खुद बैंक में चलूंगा और देखूंगा कि वह बैंक मैनेजर तुम्हें पैसा क्यों नहीं देता है। अब दोस्तों, इस तरीके से दूसरे दिन डिप्टी कलेक्टर साहब उसी गरीब किसान की तरह एक कुर्ता पजामा पहनकर उसका बड़ा भाई बनकर बैंक में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना न तो उस बैंक मैनेजर ने की थी और न ही उस किसान ने। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू की मेहनत और जमीन से जुड़ी लगन ने उसे पूरे गांव में आदर्श किसान बना दिया था। उसका इकलौता बेटा रोहित बड़ा होकर पढ़ाई में बहुत तेज निकला। रामू को हमेशा उम्मीद थी कि रोहित पढ़ाई पूरी कर खेती के काम में उसकी मदद करेगा और उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। लेकिन रोहित के मन में कुछ और ही सपने थे। उसने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं किसान नहीं बनना चाहता। मुझे शहर जाकर नौकरी करनी है, वहां मेरे लिए बेहतर मौके होंगे। रामू को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने समझाने की कोशिश की, बेटा, खेती हमारे जीवन की आत्मा है। यह सिर्फ हमारी आजीविका नहीं बल्कि हमारी पहचान है। लेकिन रोहित पर शहर की चकाचौंध का ऐसा असर था कि उसने अपने पिता की एक न सुनी और शहर चला गया। शहर में जाकर रोहित ने नौकरी तो पा ली, लेकिन उसे समझ में आया कि यहां का जीवन कितना मुश्किल और तनावपूर्ण है। हर दिन काम का दबाव, प्रदूषण और अकेलापन उसे अंदर से कमजोर करने लगा। दूसरी ओर गांव में रामू अपने खेतों में अकेले मेहनत करता रहा। धीरे धीरे खेतों की हालत बिगड़ने लगी और रामू बूढ़ा और बीमार हो गया। एक दिन रोहित को अपने पिता की हालत के बारे में खबर मिली। वह तुरंत गांव लौटा। उसने अपने खेतों को बंजर होते देखा और अपने पिता को कमजोर हालत में पाया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जड़ों को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की। रोहित ने पिता से माफी मांगी और कहा, पिताजी, मैं आपकी मदद करने और हमारी जमीन को फिर से हरा भरा बनाने के लिए वापस आ गया हूं। मैं अब समझ गया हूं कि किसान होना केवल एक काम नहीं बल्कि हमारी आत्मा का हिस्सा है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, देर आए दुरुस्त आए। खेती के लिए तुम्हारा लौट आना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इसके बाद रोहित ने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल खेती में नए नए तरीकों को अपनाने में किया। कुछ ही सालों में उनके खेत फिर से लहलहाने लगे और गांव के लोग उनके प्रयासों की तारीफ करने लगे। इसी दौरान अचानक गांव में भयानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण पूरे गांव की फसलें नष्ट हो गई। यह संकट रोहित और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके पास ना तो बचत थी और ना ही कोई दूसरी आमदनी का साधन। पूरा गांव संकट में पड़ गया और रोहित सोचने लगा कि अब वह अपने परिवार का गुजरान कैसे करेगा। दुख और चिंता के इन पलों में 2 दिन बाद पूरे गांव को एक राहत भरी खबर मिली। सरकार ने गरीब किसानों के लिए सहायता राशि भेजी थी जो सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी गई थी। इस घोषणा ने रोहित और गांव के अन्य किसानों को थोड़ी राहत दी। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर रोहित बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उस समय उसके पास पैसा रुपए भी नहीं था। रोहित तुरंत अपना पासबुक लेकर बैंक में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद रोहित बैंक मैनेजर से बातचीत करता है और कहता है कि जो पैसा सरकार ने किसानों के लिए भेजा है वह पैसा मेरे खाते में आ गया है। मैं उसको निकालने आया हूं। मुझे पैसे की एक सख्त जरूरत है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बैंक मैनेजर था उसने सभी किसानों के पैसों को रोक दिया था।
एक भी किसान को वह एक भी रुपया अभी तक नहीं दिया था। वह बैंक मैनेजर इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि रोहित के खाते में सरकार की तरफ से सहायता धनराशि आई थी। तो बैंक मैनेजर सोच रहा था कि इसमें से कुछ कमीशन मैं हर किसान से ले लूंगा और बाकी मैं उन्हें किसानों को दे दूंगा। तभी दोस्तों, बैंक मैनेजर रोहित से कहता है कि तुम्हारा पैसा अब भी नहीं निकल पाएगा। इसके लिए तुम्हें बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद तुम इस पैसे को निकाल सकते हो। अब दोस्तों, रोहित थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, तो वह बैंक मैनेजर से कहने लगता है कि कैसी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तब दोस्तों, बैंक मैनेजर तरह तरह की स्कीम के बारे में बताने लगता है और कहने लगता है कि यह सभी कागज पूरे करने होंगे, पूरा करके जमा करना होगा, तभी पैसा मिलेगा। तब रोहित कहता है, देखो साहब, ये पैसे मेरे हैं, तो मैं आपको पैसा क्यों दूं। दोस्तों, जब रोहित बैंक मैनेजर से काफी ज्यादा जिद करने लगता है, तब बैंक मैनेजर रोहित को धमकाने लगता है, उसे डरा धमका कर वहां से भगाने लगता है। और दोस्तों, बैंक मैनेजर रोहित से यह भी कहता है, अब तुमको एक भी रुपया नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा खाता एकदम से सील कर दे रहा हूं, तुम कभी भी पैसा नहीं निकाल पाओगे। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर रोहित थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन रोहित शांति से काम लेता है और चुपचाप अपने घर पर चला जाता है। घर पर जाने के बाद वह अपने पिताजी को पूरी बात बताता है। तो दोस्तों, उसके पिताजी उसे सलाह देते हैं और रोहित अपने ही जिले के डिप्टी कलेक्टर साहब के पास पहुंच जाता है, क्योंकि रोहित जानता था कि अगर डिप्टी कलेक्टर साहब चाहेंगे तो वह बैंक मैनेजर के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, उनका अधिकार है। इसीलिए रोहित ज्यादा इधर उधर नहीं घूमता है, वह सीधा डिप्टी कलेक्टर साहब के पास चला जाता है। वहां जाने के बाद रोहित डिप्टी कलेक्टर साहब को अपनी पूरी कहानी बताता है। तब दोस्तों, डिप्टी कलेक्टर साहब कहते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वह तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे खाते में है, तुम्हें क्यों नहीं देगा, तुम जाओ एक बार जाकर बात करो। तब रोहित कहता है, साहब, मैं एक बार जा चुका हूं, वहां जाने के बाद बैंक मैनेजर मुझे ढेर सारा कानून सिखा रहा था और वह मुझसे कह रहा था कि कागजी कार्रवाई करने में 2000 का खर्चा आएगा। वह मुझसे 2000 मांग रहा था। अब दोस्तों, जब डिप्टी कलेक्टर साहब ये बात सुनते हैं तो उन्हें भी हैरानी होने लगती है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों को नियुक्त सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि वे आमजन और गरीब लोगों की सेवा करें, लेकिन वहां का जो मैनेजर था वह अक्सर किसानों को परेशान किया करता था। डिप्टी कलेक्टर साहब रोहित से कहते हैं, ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा कि बैंक क्या तुमसे कैसी कागजी कार्रवाई करने के लिए बोल रहा है, किस प्रकार का कागज मांग रहा है और कागज बनाने के लिए 2000 क्यों ले रहा है। अब दोस्तों, इस तरीके से अगले दिन डिप्टी कलेक्टर साहब कुर्ता पजामा पहनकर उसी गरीब किसान के साथ बैंक में जाते हैं। उसके साथ उसका बड़ा भाई बनकर बैंक में चले जाते हैं। डिप्टी कलेक्टर साहब साधारण कपड़ों में किसान के बड़े भाई बनकर उसके साथ बैंक पहुंच गए। किसान ने बैंक मैनेजर से वही बातचीत दोबारा शुरू की। उसने फिर अपने पैसे की मांग की। बैंक मैनेजर ने फिर वही पुरानी बात दोहराई कि पेमेंट होल्ड है और अगर पैसा चाहिए तो कुछ खास व्यवस्था करनी होगी। डिप्टी कलेक्टर साहब ने शांत रहकर पूरी बातचीत सुनी। फिर उन्होंने मैनेजर से कहा, हमारे पैसे हैं, सरकार ने भेजे हैं, इन्हें देने में ऐसी कौन सी दिक्कत है। मैनेजर ने उनकी ओर देखा और झुंझला कर कहा, आपको कानून समझ में नहीं आएगा, यहां ऐसे ही काम होता है, अगर जल्दी चाहिए तो मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। यह सुनते ही डिप्टी कलेक्टर साहब ने अपनी पहचान उजागर कर दी। उन्होंने अपना आईडी कार्ड निकालकर दिखाया और खड़े स्वर में कहा, मैं इस जिले का डिप्टी कलेक्टर हूं, तुम सरकारी योजनाओं के पैसे गरीबों तक पहुंचाने की बजाय घूस मांग रहे हो, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। यह सुनते ही बैंक मैनेजर के होश उड़ गए। वह हड़बड़ाकर माफी मांगने लगा, लेकिन डिप्टी कलेक्टर साहब ने तुरंत पुलिस को बुलवाया और मैनेजर को गिरफ्तार करवा दिया। उन्होंने उसी समय सुनिश्चित किया कि उस किसान और बाकी किसानों को उनका पैसा बिना किसी परेशानी के मिल जाए। बाद में डिप्टी कलेक्टर साहब ने इस मामले की पूरी जांच शुरू करवाई और यह सुनिश्चित किया कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों। किसान ने डिप्टी कलेक्टर साहब का आभार व्यक्त किया और कहा, आप जैसे अधिकारी ही असली मसीहा हैं जो गरीबों की आवाज बनते हैं।